वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 6 साझेदारी फर्म के समापन को हम पढ़ रहे हैं। साझेदारी फर्म के समापन पर साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं, उसमें क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, किसको डेबिट किया जाता है, किसको क्रेडिट किया जाता है, वो हम अब पढ़ेंगे। देखिए, साझेदारों के पूंजी खाते, वसूली खाता बनाने के बाद साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। अलग अलग अथवा स्तंभी प्रारूप में एक साथ भी बनाए जाते हैं। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने इसके पहले भी पढ़े हैं। जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम आपको बनाना है। 3 अगर पार्टनर हैं तो 3 कॉलम डेबिट में भी और 3 क्रेडिट में भी। सबसे पहले साझेदारों के पूंजी शेष को पूंजी खाते में लिखेंगे। यदि पूंजी लायबिलिटीज साइड में दी है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, और अगर पूंजी संपत्ति पक्ष में दी गई है तो ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है। समस्त अविभाजित लाभ, विभिन्न संचय कोष, ऋण संचय एवं ह्रास कोष को छोड़कर साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में उनको विभाजित करके पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। अगर कोई जनरल रिजर्व दिया है या कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है तो ये सभी साझेदारों को उनके लाभ हानि विभाजन के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट कर उनके पूंजी खाते में क्रेडिट की ओर आपको लिखना है, जैसे कि हमने पहले भी लिखा है। समस्त कृत्रिम संपत्तियां जो कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दी जाती हैं, जैसे लाभ हानि खाते की नाम बाकी मतलब डेबिट बैलेंस, विज्ञापन व्यय, ये अन्य कोई व्यय को साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में विभाजित करके पूंजी खाते की डेबिट साइड में लिखा जाता है। कौन सी संपत्तियां? जो कृत्रिम संपत्तियां होती हैं। उपयुक्त के पश्चात वसूली खाते की विपरीत प्रविष्टियां की जाती हैं, अर्थात वसूली खाते के डेबिट साइड में जिनको लिखा है, जिन साझेदार के पूंजी लेके लिखे गए हैं उन साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट में लिख देंगे, और जो वसूली खाते के क्रेडिट में लिखे हैं वो इसमें डेबिट लिख दिए जाते हैं। यदि साझेदार ने कोई राशि फर्म से निकाली है तो उक्त राशि को रोकड़ लेखे से पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिख दिया जाएगा। अगर किसी साझेदार ने कोई आहरण किया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। अंत में प्रत्येक साझेदार का पूंजी खाता अलग अलग बंद कर दिया जाता है। जिस पक्ष में अंतर आता है उस पक्ष में रोकड़ लेखे से अंतर की राशि लिखकर खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर कर दिया जाता है। यहाँ यदि साझेदार के डेबिट पक्ष में उक्त अंतर की राशि लिखी गई है तो इसका मतलब है कि इतनी राशि फर्म द्वारा अंत में साझेदार को भुगतान की गई, और विपरीत स्थिति अगर इसकी होती है तो उक्त राशि साझेदार से मंगवाई गई। सीधी सी बात है कि अगर उसका क्रेडिट में अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट में हमने टू कैश लिखा, इसका मतलब फर्म के द्वारा उसको भुगतान किया गया है। और अगर डेबिट साइड का टोटल उसका बड़ा आ रहा है और क्रेडिट में हमने बाय कैश लिखा है, इसका मतलब ये कि उसके खाते में जो अमाउंट है वो कम है, तो फर्म के द्वारा उससे नगद की राशि बुलवाई गई है। इसके बाद देखिए आप कि पूंजी खाते को किस तरीके से हमें बंद करना है। किसी साझेदार द्वारा पूंजी की कमी का रुपया लाने पर, अगर किसी साझेदार के खाते में रुपए कम पड़ रहे हैं तो वो कैश लेकर आएगा। तो जब वो कैश लेकर आएगा तो एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर ला रहा है उसका नाम इधर आ जाएगा। रिक्वायर्ड कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर, जो भी रिक्वायर्ड कैश है जो उसके अकाउंट के हिसाब से ज़रूरी है वो कैश उसके द्वारा लाया गया। किसी साझेदार को पूंजी का भुगतान करने पर, जब किसी साझेदार को पूंजी का भुगतान किया जाता है तो वो जिस पार्टनर को भुगतान कर रहे हैं वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा और टू कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। एक्सेस कैश पेड टू पार्टनर, जो भी उसकी एक्सेस अमाउंट थी वो फर्म के द्वारा उसको पे की गई। अब हम पढ़ेंगे कि साझेदारों के पूंजी खाते किस प्रकार बनाए जाते हैं। जब साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है, फर्म समाप्त हो जाती है, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में साझेदारों के पूंजी खाते में हमको डेबिट या क्रेडिट लिखना होती हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कॉलम बनाएंगे। कॉलम यहाँ तो ये फॉर्मेट है तो फॉर्मेट के हिसाब से एक ही कॉलम बनाया गया है, लेकिन जब भी
आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जितने पार्टनर होंगे उसके हिसाब से कॉलम्स आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में कैपिटल दी गई है पार्टनर्स की, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। इसके बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सच इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि रिजर्व है, कोई रिजर्व फंड है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तो वो आपको इनको उनके लाभ विभाजन के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी तरह से डेबिट साइड में आप देखिए कि अगर पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो वो हमको डेबिट साइड में लिखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डेबिट बैलेंस है? अगर वो बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल अगर आपको असेट साइड में दी गई है, इसका मतलब क्या है कि वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस है तो उसको हम डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर इन लॉस ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस में किसी तरह की कोई लॉस दी गई है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगी। उसके बाद टू रियलाइजेशन असेट्स टेकन ओवर, टू रियलाइजेशन करके अगर किसी पार्टनर ने फर्म की किसी संपत्ति को खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है उसको, तो फिर वो डेबिट साइड में आ जाएगी, और जिस पार्टनर ने खरीदा है उसको, जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया है, उसके अकाउंट में वो अमाउंट लिख दी जाएगी। उसके बाद डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड असेट्स टेकन ओवर, जो भी अनरिकॉर्डेड असेट्स हैं वो लेने पर वो डेबिट साइड में लिख दी जाएंगी। टू रियलाइजेशन, अगर रियलाइजेशन अकाउंट से फर्म को कोई लॉस हुई है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाते की दायित्व अगर किसी साझेदार ने ले लिए हैं तो वसूली खाते से ट्रांसफर करके यहाँ पर आ जाएंगे। जिस तरह से संपत्तियों को हमने डेबिट में लिखा था, उसी तरह से अगर किसी साझेदार ने दायित्व के भुगतान की लायबिलिटी अपने ऊपर ली है तो वो हमको क्रेडिट साइड में लिखना है। फिर बाय रियलाइजेशन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टेकन ओवर, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और वो पार्टनर ने ले ली है तो उसको भी क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट मेड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा जो फाइनल पेमेंट पार्टनर्स को किया जाना है वो डेबिट साइड में आ जाएगा। और बाय रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, अगर किसी पार्टनर ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, अगर किसी साझेदार ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो वो भी हमको इसमें क्रेडिट साइड में लिखना है। फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन पेबल एज रेम्यूनरेशन, कभी कभी किसी भी एक पार्टनर को एज ए रिसीवर अपॉइंट करना पड़ता है, किस लिए? जो रियलाइजेशन का पूरा प्रोसीजर होता है उसको देखने के लिए, तो उसको कुछ कमीशन की राशि दी जाती है, उसके लिए उसको कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाता है इसके लिए, तो वो राशि हमको उसके क्रेडिट साइड में लिखना है बाय रियलाइजेशन, और फिर जो भी उसका अमाउंट है वो उसके अकाउंट में लिख दिया जाएगा। फिर बाय कैश और बैंक, रोकड़ या बैंक खाता साझेदार द्वारा लाई गई राशि, अगर किसी साझेदार के अकाउंट में अमाउंट कम पड़ रही है तो वो बाय कैश करके लेकर आएगा, और अगर किसी पार्टनर के अकाउंट में ज़्यादा जमा है तो वो टू कैश करके उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेगा। तो ये था साझेदारों का पूंजी खाता जो हमें फर्म के समापन पर बनाना है। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, जैसे कि हम पहले बनाते थे वैसे ही है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो पार्टनर की द्वारा अमाउंट लाई या ले जाई जाती है वो उनके अकाउंट का फाइनल बैलेंस होता है, जो या तो वो घर ले जाते हैं या फिर अगर कम पड़ रहा है तो वो लेकर आते हैं, और इस तरह से इनका ये जो पूंजी खाता है ये बंद कर दिया जाता है। थैंक यू।